वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान को जो दुनिया में चर्चे हो रहे हैं पाकिस्तान के उस हवाले से, और मुख्तलिफ दौरे भी किए जा रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब भी दौरे पर हैं, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब भी हैं। तो शेख साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अब अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर हमने देखा इस्लामाबाद में हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली कोई डील उस तरह से एग्रीमेंट नहीं हो सका, लेकिन इतनी जल्दी एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। अब दूसरे मरहले का हवाले से कहा जा रहा है तैयारियां भी मुकम्मल हैं, बल्कि आज हम बात भी कर रहे थे, अड्डों को भी बंद कर दिया गया है। तो सर, क्या लगता है कोई अमली तौर पर पेशरफ्त सामने आ सकती है दूसरे राउंड में? आपको बिल्कुल देखिए, मैं आपकी गुजारिश करता हूँ। जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे ये लगात की थी तो हिंदुस्तान इस जोन में था कि वो पाकिस्तान को तरने वाला समझता था। वो ये समझता था कि पाकिस्तान वही 70-71 का पाकिस्तान है, वही कारगिल का पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ने उस दौरान उसके बाद बहुत सारी चीजों से सबक सीखा। पाकिस्तान की अफवाज जो है अपने आप को मजबूत तर करती रही और दुनिया की अफवाज के साथ मिलके कंबाइंड मिलिट्री ऑपरेशन करते रहे, तो उससे टेक्नोलॉजी हासिल करते रहे। तो इंडिया के इस मार्केट के बाद ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अमेरिकन को बात मेरे ख्याल में शायद समझ आ गई है कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी सोर्स बन गई है। इसी तरह ही ईरान ने इस पूरे इस अरसे में दो चीजें बिल्कुल उन्होंने साबित कर दी है। पहली बात कि ईरान ने साबित किया वो एक नेशन है। आप गौर कीजिए, थोड़ा सा पहले आपस में लड़ रहे थे जी। इस बात पे लड़ रहे थे कि नसूरों पे लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, उनकी इंटरनल लड़ाई थी। लेकिन आपने देखा कि जो ही दुश्मन के साथ उनका टकराव हुआ है वो एक नेशन बन के सामने आए, और ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी मतलब इसको मैं कहता हूँ उनके लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो उन्होंने कहा कि अपनी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, ये मुल्क होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे ना, ये मुल्क होगा तो हम इक़्तिदार करेंगे, ये मुल्क होगा तो सियासत करेंगे। तो उन्होंने पहले अपने दुश्मन के साथ सामना करने का। लेकिन यही बात हमें एक यही चीज है कि जो हमें सीखनी चाहिए, उनसे सीखनी चाहिए कि कम से कम अपने मुल्क की मजबूती और उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें इकट्ठे होना चाहिए। यार, ये पाकिस्तान के अवाम ने और ये ईरान के अवाम ने और ईरान की हुकूमत ने इस बात को साबित किया, और उन्होंने ये भी साबित किया कि वो कोई आम टेक्नोलॉजी वाला मुल्क नहीं है। उनके पास बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने इस छोटी जंग में उन्होंने साबित किया, जो तो मेरे ख्याल में शायद अमेरिकन जो है गवर्नमेंट, वो भी मेरे ख्याल में शायद इस बात को समझ गए हैं कि इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात एक मैं आपको अर्ज कर दूं, हमें शायद तारीख पढ़ने का शौक नहीं है या तारीख पढ़ते नहीं है या हमें पता नहीं है। ईरान की अपनी एक तारीख है। बिल्कुल। ईरान के लोग जो हैं या ईरानी जो हैं वो एक जंगजू कौम है, और दुनिया में बहुत ऐसी कम कौमें हैं जो जंगजू कौम है, जो सरेंडर नहीं करते। और ये अमेरिकन के लिए मेरे ख्याल में शायद ये दूसरा वियतनाम साबित हुआ, जैसे इनको जान छुड़ाने में उसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं ना दौर की, टॉक्स की, तो मेरे ख्याल में उस टॉक्स में मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उस टॉक्स में सब कुछ तय हो जाएगा। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को। अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने जहमत उकसाना पड़ी यहाँ पे अफगानिस्तान में, अब दूसरी दफा यहाँ पे उठाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में दुनिया में जो उनका एक हवा बना वो खत्म हो जाएगा, तो अपनी वो सारी साख खो बैठेंगे। मैं नहीं समझता वो ये इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में शायद दूसरे द्वार में बात तय हो जाएगी। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि लास्टली हुकूमत की जानिब से जो 2.25 घंटे की लोड शेडिंग के दावे किए जा रहे हैं, उसके बावजूद हर घंटे बाद बिजली का जाना, ये आवाम के साथ सरासर ज्यादती नहीं है? क्या ये पॉलिसी पर अमल दरामद जो कर रहे हैं उसकी नाकामी का सबूत नहीं है कि आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी इस वक्त मुल्क में नहीं है? 2.25 घंटे की बजाय 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारी बदकिस्मती है ना, हम हकायक को न समझते हैं न तो देखना पसंद करते हैं। मैंने आपको पहले ये अर्ज किया था कि आपकी 60% जो प्रोडक्शन है बिजली की वो आपकी है फ्यूल पे। अब फ्यूल आपका आता सारा इम्पोर्टेड, आपके अंदर से तो पैदा होता नहीं है कुछ, तो आपने बाहर से लाना है। और जब तक बाहर से फ्यूल नहीं आएगा और उसकी तस्सील नहीं होगी मतवातर, तो कैसे आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे अपनी डिमांड के मुताबिक। और फिर दूसरी बात, एक और जो बड़ी अहम बात है
कि आपके यहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ से चोरी, तो मेरे ख्याल में शायद छोटा लफ्ज है, मेरे ख्याल में डाका चोरी डलता है? छोटा लफ्ज है। जब मैं अपने मनसब पे था, पार्लियामेंट का मेंबर था, तो मेरे सामने कई दफा ऐसी बातें आई थी और कई दफा ऐसे आए थे कि कौन कौन से आपके जो हैं ये लेस्को या टेस्को या इस किस्म के जो हैं आपके डिपार्टमेंट्स, वहाँ कौन कौन से ऐसे हैं जहाँ पे कितनी कितनी थेफ्ट होती है, कितने परसेंट थेफ्ट होती है। तो मेरा ख्याल है वो आपके जी आपकी सोच से भी ज्यादा होती है, थेफ्ट होती है जब। तो ये तो मतलब ठीक बात नहीं है। ये तो मतलब ये ना आपके मुल्क के लिए ठीक है, ना आपके डिपार्टमेंट के लिए ठीक है, ना आम आदमी के लिए ठीक है। अब जो शख्स बिजली का बिल अपनी ईमानदारी से दे रहा है उसको भी इफेक्ट हो रहा है। तो इसको चीज को रोकना चाहिए, इस चीज को खत्म होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपसे अर्ज कर दी, जब तक आपकी फ्यूल नहीं होगा तो आप अपनी प्रोडक्शन पूरी नहीं बना सकेंगे। दुआ कीजिए कि ये जंग खत्म हो और आपके जो रास्ते हैं वो बिल्कुल खुल जाएं, तो फिर उसके बाद आपकी वही दोबारा से रूटीन आ जाएगी मेरे ख्याल में। सही। थैंक यू सो मच। रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर गुफ्तगू करना ज़रूरी था। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बालों के हवाले से। बाल आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम डेली बेसिस पे अपना हेयर स्टाइल बनाते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं, फिर बालों का कौन सा शैम्पू होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब बालों का झड़ना आजकल एक आम मसला बनता जा रहा है जिसका सामना चाहे वो मर्द हो, चाहे वो खवातीन हो या फिर नौजवान साहब ही कर रहे हैं। रोज़ाना कुछ बालों का गिरना मामूल की बात है, लेकिन जब ये ज़्यादा तादाद में गिरने लग जाते हैं तो ये तशवीश का बायस भी बन जाता है और इसकी कई अहम वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि हमारे कमज़ोर खुराक की आप बात कर लें, फिर विटामिन्स की बात कर लें, उनकी कमी, फिर हमारा जो जहनी दबाव, स्ट्रेस, फिर नींद की कमी, हार्मोन्स में तब्दीली या फिर मौरूसी असरात भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर बर वक्त तवज्जो दी जाए तो इस मसले का काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। बल्कि आप ये कहें कि बैलेंस ग़िज़ा, फिर मुनासिब नींद, तनाव से बचाव और फिर बालों की दुरुस्त देखभाल बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आज हम यही सादा अल्फाज में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी टिप्स हैं जिससे हम अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे इस पे बात करने के लिए डॉक्टर अनम ज़ुबैर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं मैम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम टू सुबह की सोच। बालों के जड़ने के हवाले से स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम अक्सर अपने मेहमानों से सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि इसकी रीज़न्स हमें बताइए। बहुत सारे लोग हैं जो कि सारा दिन बालों को स्प्रे करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बालों की उस तरह से हिफाजत नहीं करते लेकिन उनके बाल नहीं गिरते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ भी ना करें और वो इतने कॉन्शियस भी होते हैं अपने बालों के हवाले से, लेकिन उनके बाल पड़े जोड़ते। अच्छा, इसमें ना बहुत से इंपॉर्टेंट कॉजेज़ होती हैं। जैसे इसमें कुछ जो फैक्टर्स हैं वो इनहेरिटेड होते हैं और कुछ एक्वायर्ड हैं। अब अगर इनहेरिटेड हो तो उस पर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो फैमिलियल होता है। यानी अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बाल भी गिरेंगे। उसके अलावा इसमें जो कॉजेज़ होती हैं वो एक्वायर्ड हैं। एक्वायर्ड में जो है वो इनहेरिटेड उसमें आ जाता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में जिस तरह इन्होंने बात की कि बहुत सी डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से जो है वो आपके बाल गिरते हैं। अब डेफिशिएंसीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसमें प्रोटीन का इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग दालें, गोश्त का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते, अंडे का इस्तेमाल नहीं करते, ये सारी प्रोटीन डाइट में आता है। सो प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। उसके अलावा ये कि विटामिन डी, आयरन, इसकी डेफिशिएंसी से भी बाल गिरते हैं। विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें लेना पड़ता है। विटामिन डी कभी भी आपको डाइट से नहीं मिल रहा होता, ये कभी भी धूप में बैठने से नहीं मिलता, ये एक मिथ है। तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं। आजकल आप विटामिन डी टेस्ट कराएं तो हर दूसरे बंदे में कमी आती है। तो विटामिन डी, आयरन ये भी लेना होता है हमें अपनी उसमें डाइट में। उसके अलावा ये कि बहुत से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जैसे कॉपर, जिंक, बायोटिन, विटामिन B12, अगर इसकी भी डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। प्लस अगर थायराइड आपका ज़्यादा है, कम है, तो ये कुछ इंटरनल एबनॉर्मेलिटीज़ इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये है कि आजकल कुछ शहरों में पानी इतना अच्छा नहीं आ रहा जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, जैसे इन्होंने भी बात की कि जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा डाई कराती हैं या हेयर की ट्रीटमेंट यूज़ करती हैं जैसे केराटिन रीबाउंडिंग, उसके अलावा जो है वो मेन ज़्यादातर जो है वो जेल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं,
तो स्ट्रेटनिंग या इन चीज़ों की वजह से ये होता है कि बाल बहुत ज़्यादा थिनिंग हो जाती है, तो बाल जब थिन होते हैं तो बाल फिर बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। ये सारी रीजंस हैं, प्लस कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोविड, डेंगू वगैरह, तो उसके बाद जो है उसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। उसके बाद जो है वो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लस जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा hair fall डॉक्टर होता है। आनम, ये तो आपने काफ़ी अच्छे से हर बीमारी की और हर प्रॉब्लम सारे के बारे डिटेल में बता बता दिया, दी डिटेल में बता ताकि दिया। हम आगे बढ़ें तो किसी कंक्रीट अब हम सोल्यूशन भी पूछ लेते हैं कि इनके क्या टिप्स हैं, वो भी बता दें। अच्छा, इसमें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि हमने कॉजेज़ को रूल आउट करना होता है। एक तो अपने टेस्ट वगैरह कराएं, उसमें रूल आउट हो जाएगा कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं, आयरन की कमी है या नहीं। उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ आती है आपने वो करना होता है। डाइट में इसमें मैं ये हर किसी को बताऊंगी कि अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसमें जो है वो अंडे, गोश्त, दालें, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसका इस्तेमाल करें, उससे आपको आयरन मिलता है, उससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन जब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, आपके हेयर्स अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो गिरते नहीं हैं। उसके अलावा थोड़ा सा ये करें कि फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा डाइज इस्तेमाल करती हैं, अपनी हेयर ट्रीटमेंट डेली बेसिस पे करवा रही होती हैं इस तरह से, तो वो ना करवाएं, क्योंकि अल्टीमेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें हेयर्स गिरते ही हैं। तो ये थोड़ा सा अवॉइड कर लें। अगर जो है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप फ़िल्टर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ शहरों में जिस तरह पानी नहीं अच्छा आता तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई डिजीज़ वगैरह हुई है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उसमें फिर ये है कि आप हेयर सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल कर लें। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन उसमें रहते हैं, उनको फिर यही एडवाइस करते हैं कि आप लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और पानी का इंटेक करें, तो उसकी वजह से फिर ये है कि हेयर्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लास्टली आपने जिक्र किया ना, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि स्ट्रेस लेना हम जी। अक्सर देखते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों से मजाक करता हूँ जो स्पेशली बैंकर्स हैं, किसी का अकाउंट्स की फील्ड के साथ ताल्लुक है, जो कि 8-8 घंटे अपनी सीट्स पे बैठते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, लाखों, करोड़ों और अरबों रुपए की उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। उनके बाल हमने देखा है कि वो अक्सर गिर जाते हैं, ना उनमें इनहेरिटेड प्रॉब्लम होता है, ना ही वो बाल बना के जाते हैं। तो स्ट्रेस का कितना बड़ा फैक्टर है अनम बालों के स्ट्रेस का गिरने में? तो जी, स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। और स्ट्रेस जैसे हम पर्सनली मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब हम लोग के एमबीबीएस में एग्जाम्स वगैरह होते थे तो उस ड्यूरेशन में जो है वो एक्नी बहुत ज़्यादा होती थी, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था। और हेयर फॉल ये होता है कि अगर आपके दिन में 50 तक टूटें तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपके 100+ में टूटना शुरू हो जाएं तो वो फिर एक एबनॉर्मेलिटी होती है। तो उसमें फिर ये है कि आपको, और बहुत से लोग स्ट्रेस इस में भी चीज़ का होते हैं और अंदाज़ा फिर- कैसे लगाएंगे कि 100+ गिर रहे हैं, टूट रहे वो आपको मतलब पता चलना शुरू हो जाता है। नॉर्मल उससे जो है वो ज़्यादा गिनना शुरू हो जाए। आप जब कंघी करें बाल धोने के बाद तो आपके हाथों में आना शुरू हो जाए। यूजली इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अगर आपके 50-100+ में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक अंदाज़न एक है अंदाज़ा हो average जाता है कि कल इतने नहीं थे, आज कि ज़्यादा आपके इतना हेयर फॉल हो रहा है। तो फिर अगर उसमें इस तरह से हो रहा है तो फिर ऐसे पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं, फिर उनको हम हेयर सप्लीमेंट्स देते हैं, हम उनको इस तरह के स्प्रेज देते हैं जिसमें कुछ चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, स्पाइरोनोलेक्टोन और फेनेस्ट्राइड होता है, ट्रेटिनोइन होता है, वो स्प्रेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मेडिकेटेड शैम्पूज हम उनको देते हैं कि वो इस्तेमाल करें। और इसमें जो है वो आजकल प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा इन है जो कि हमारे पास पेशेंट्स आके करा रहे होते हैं, जिनको हम ऑफ़र करते हैं कि आप हेयर PRP करवाएं, और हेयर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, हेयर बूस्टर्स हैं, और उसके अलावा एक्सोसोम्स। और ये जो फिश ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग, वो भी टू सम एक्सटेंट अच्छा है बालों के लिए। और जैसे मैंने विटामिन डी का भी आपको जिक्र किया कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप टॉपिकली अगर आपने अप्लाई करना हो तो फिश ऑयल के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, टॉपिकली अप्लाई करने के लिए भी चीज़ें मेरा मिलती है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मेडिकेटेड हेयर ऑयल्स भी आ रहे हैं, और आजकल एक्सोसोम्स का बहुत ज़्यादा PRP का आपने जिक्र किया, उसके बाद कितने चांसेस होते हैं कि आपकी बाल अच्छे हो जाएं, बालों की ग्रोथ भी? अच्छा, PRP से लोगों को ना एक ये थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है कि PRP से हमारा हेयर रीग्रोथ हो जाएगी, हेयर दोबारा से आ जाएंगे। PRP से ये होता है कि उससे आपके बाल जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपका हेयर फॉल रुक जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उससे बाल दोबारा से आ जाएंगे तो वो नहीं आते। अगर आपको बालों को दोबारा से लाना है तो आपने फिर जाना है हेयर ग्रोथ फैक्टर्स की तरफ और एक्सोसोम्स की तरफ, क्योंकि जो एक्सोसोम्स हैं वो थोड़ा सा ये है कि आपके बालों में ग्रोथ फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। जो स्कैल्प में डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स पड़े हुए हैं वो उनको स्टिमुलेट करते हैं। सो बेसिकली जो हेयर ग्रोथ का काम है, रीग्रोथ, दोबारा से बाल आएँ और स्टेम सेल्स दोबारा से एक्टिवेट हों, वो काम जो है वो एक्सोसोम्स का होता है। अच्छा। तो अगर आप मुझसे ये पूछती हैं तो PRP के मुकाबले में जो एक्सोसोम्स हैं दे आर वेरी गुड। और तो उसकी एक्सोसोम तरफ जाएं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा इसको हम देख रहे हैं कि लोग करवा भी रहे हैं, और फिर पहले तो बड़े लिमिटेड लोग होते थे, अब करने वाले बहुत ज़्यादा भी हो चुके हैं। एक्सोसोम में खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है, PRP में अब कम है, तो क्या वजह है कि इसमें अखराजात ज़्यादा होते हैं और इसमें बालों की ग्रोथ में किस हद तक इजाफा होता है?
अच्छा, एक्सोसोम्स नो डाउट ये बहुत एक्सपेंसिव हैं। अब इसमें डिपेंड करता है, कुछ पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं होते उनको हम फिर मशवरा देते हैं कि आप कोरियन करवा लें, और जो अफोर्डिंग होते हैं वो अमेरिकन भी करवाते हैं, लेकिन जो बेस्ट हैं वो अमेरिकन ही हैं एक्सोसोम्स। तो हमारी तरह के भी हैं जो चाइना वाला भी करवाते हैं। हाँ, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन ये बेसिकली स्टेम सेल्स डिराइव्ड हैं और इनका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन एक्सोसोम्स में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बिकॉज इनसे एकदम से हेयर्स नहीं आते, तकरीबन बालों को आने में 6 मंथ्स लगते हैं। हम एक एक्सोसोम का सेशन करते हैं वंस अ ईयर, ये होता है, और इसमें डिफरेंट बिलियंस होते हैं। इसमें 5 बिलियन, 12 बिलियन, 25 बिलियन, तो जो लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते वो कम बिलियंस वाला भी करवा सकते हैं, जिनकी अमाउंट कुछ थाउजेंड्स में होती है। और जो लोग अफोर्ड करते हैं उनको फिर हम ऑफर करते हैं कि आप ज़्यादा बिलियंस वाला करा लें, 25, 50, 100 बिलियंस में भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो लैक्स में जाती है। अच्छा अनम, ये बताएं कि जो आम खवातीन है, अब हमने देखा पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो खवातीन घरों में होती थी वो तो अपने बालों को धोती भी कोई ये जो कपड़े धोने वाले सोप होते हैं उनसे थी, तो क्या अब भी ये चलती हैं चीज़ें और घरेलू टोटकों पर भी एतबार करना चाहिए? अच्छा, जितने मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मैंने बहुत कम ये सुना है कि कपड़े धोने वाला साबन या इसका इस्तेमाल कर रहे हो, बिकॉज ये अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है एस्थेटिक्स की लोगों में, और डिफरेंट वीडियोस और ये सोशल मीडिया के थ्रू के लोग अब इस चीज़ में हैं कि हमने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, बिकॉज इसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जितनी भी फीमेल्स हैं, मुझे नहीं लगता कि घर में अब इस तरह की ये थोड़ा सा पुराने वक्तों में बात होती थी। आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करें कि लोग वो जो होता था ना बिली मार का साबन, उसी साबुन से वो अपने बाल भी साफ करते थे, उसके बाद कहते थे देखो हमारे बाल कितने अच्छे हैं। और कुछ फीमेल्स लाइफ बॉय और लक्स भी मैंने देखा है, एग्जैक्टली, और उसके बाद तेल भी लगाती थी, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स उस तरह के नहीं होते थे, आपके पोल्यूशन नहीं होती थी, एनवायरनमेंट आपका क्लीन होता था, डाइट आपकी बड़ी अच्छी होती थी, ये फैक्टर्स होते थे, तो वो इस वजह से बालों की केयर नहीं करती थी। आज हम मेरा ख्याल है उस जमाने में जाएंगे तो बालों की और तबाही हो जाएगी। नहीं, ये इस तरह से ये बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने बहुत ज़्यादा फीमेल्स आजकल देखी हैं, आजकल जो मेल्स हैं वो तो मेरे पास आते हैं। अच्छा, मेल्स में एक स्ट्रेस फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस ये जो हेयर स्टाइलिंग और उसमें जो जेल्स इस्तेमाल करते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन मेरे पास आजकल छोटी एज की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, 15, 16, 17, 18 साल की, 20 साल की। उनमें ज़्यादातर विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है, वो वजह भी होती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी वजह ये मैंने देखी है कि उनके साथ उनकी जब मदर्स आती हैं तो मदर्स मुझे बता रही होती हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि गोश्त खाती हैं तो कहती हैं नहीं, ये गोश्त नहीं खाती। मेरी अपनी जो बड़ी बेटी है, शी डजंट ईट एनी मीट, तो उसमें ये होता है कि जो बीफ या मटन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आयरन की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो मीट जब आप लेते हैं तो आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपको आयरन मिल रहा है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसमें मस्ट खानी होती हैं। तो जो फीमेल्स नहीं इस्तेमाल करती, मैं उनकी मदर्स को बताती हूँ कि अगर वो वैसे मीट नहीं खा रही होती हैं तो आप इन द फॉर्म ऑफ कीमा या कबाब की फॉर्म में वो ले लें, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में इनको ज़रूर दें, क्योंकि बच्चियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, चलिए मुझे लास्टली ये भी बता दें, ये जो बालों का सफ़ेदी है ये जल्दी आ जाती है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? अच्छा, इसमें भी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, एक तो ये कि इनहेरिटेड, अगर आपके पेरेंट्स के जो हैं वो बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं तो ये फिर जेनेटिकली भी उसमें रन करता है फैमिलीज़ में कि आपके भी बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। अच्छा, बाज़ लोगों को नेज़ल एलर्जीज़ का प्रॉब्लम रहता है तो उसकी वजह से भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। और ग्रेइंग ऑफ हेयर्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉपर, जिंक, बायोटिन, बहुत सी डेफिशिएंसीज़ हैं। तो उसमें ये होता है कि जिनके बहुत जल्दी ग्रे हो रहे होते हैं उनको फिर हम हेयर सप्लीमेंट्स ही एडवाइस करते हैं। वो जब लेते हैं तो उनकी थोड़ी बहुत रिवर्स जो है होना शुरू हो जाता है। एज रिलेटेड ग्रेइंग हो तो वो रिवर्स नहीं होती, लेकिन अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है ग्रेइंग और बहुत अर्ली, और अगर आपके जेनेटिक्स में भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, अच्छा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, मैं जब आज से 3.5-4 साल पहले इस इदारे में आया था तो क्योंकि मेरी जेल का इस्तेमाल या फिर मेरे स्प्रे का इस्तेमाल बहुत कम होता था लेकिन अब ड्यू टू दैट रेगुलर ड्रायर एंड स्प्रे एंड जेल बहुत ज़्यादा बाल ग्रे हो रहे हैं। सो इस फैक्टर को मिनिमाइज आप कर सकते हैं, और कौन कौन सी रेमेडीज़ है जिनका इस फैक्टर की वजह से बाल ग्रे हो रहे हैं? अच्छा, ये फैक्टर तो मैंने आपको बताया, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जो कि मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह से बाल ग्रे होते हैं, लेकिन उसमें जब तक आप कॉज को रिमूव नहीं करेंगे आपका ये रिवर्स नहीं होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि आपने ये थोड़ा सा जो हेयर जेल अप्लाई करना है डेली बेसिस पे, आप स्ट्रेट करें बालों को या ब्लो ड्राई करें, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। मजबूरी जब मजबूर हो तो फिर क्या करें? हम रफ एंड टफ तो आ नहीं सकते। लेकिन बजाय इसके कि नौबत वहाँ तक आ जाए कि जो है वो आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़े या कोई विग इस्तेमाल करनी पड़े, बिकॉज इससे ये होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा थिनिंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर बहुत है, अगर आप ये चीज़ें नहीं वो कर सकते तो उसमें फिर ये कि आप बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें। सही।
उसमें यही है कि डाइट के थ्रू भी स्ट्रॉन्ग करें आप, फिर हेयर स्प्रेस का इस्तेमाल करें जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला टाइप वो तीनों चीज़ें बताई हैं कि ये कम्बिनेशन में ये स्प्रेज हों। आप सही। डेली बेसिस पे हेयर स्प्रेस का, हेयर ऑयल जो मेडिकेटेड है उसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल सही, करें। मेडिकेटेड और शैम्पू hair यूज करना ठीक है। चाहिए और कुछ रूल्स हैं जो बताए हैं डॉक्टर अनम ने। थैंक यू सो मच योर टाइम। Thank you. यहाँ पर लेंगे जी हम अब एक ब्रेक, और ब्रेक लेना ज़रूरी है क्योंकि हमने बहुत बात कर ली हेयर लॉस के हवाले से। वापस आएंगे, स्टे विद अस।